अ वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 8th की ऑक्सफोर्ड की न्यू पाथवेज जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है ह्यूमन बॉन्ड्स, हमारी यूनिट है, उसका चैप्टर 1 जो है वो है माय बिग ब्रदर। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो चैप्टर की अगर बात की जाए तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वाला और आप उसे देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और स्टोरी समझने के बाद ये चैप्टर काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे और मैं पूरा डिटेल्ड आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, डिटेल बताने वाला हूँ पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा देर किए। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कॉम्प्रिहेंशन, और मैं रीड करके डायरेक्टली चलिए मैं आपको फर्स्ट और सेकंड आंसर तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि बहुत ही शॉर्टली फर्स्ट का आंसर है सेकंड और बी का आंसर है फर्स्ट, यानी कि ये जो एमसीक्यू फॉर्मेट में दिए हैं दोनों क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, सेकंड और फर्स्ट इनके ऑप्शन हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो दिया गया है द एल्डर ब्रदर वॉज नॉट गुड एट एकेडमिक्स, हाउ डज द नरेटर कन्वे दिस। अब जो बड़ा भाई था वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, नरेटर जो है इस बात को कैसे हमें बताता है। द नरेटर कन्वेज दिस थ्रू अ फ्यू ह्यूमरस सेंटेंसेस। नरेटर जो है ये हमें बताता है कुछ ह्यूमरस सेंटेंसेस के द्वारा। ही रोट दैट हिज ब्रदर वुड स्टे इन वन क्लास फॉर मोर देन अ ईयर। वो लिखता है कि उसका भाई जो है एक ही क्लास में एक से ज़्यादा साल रुकता है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन, क्योंकि वो एक सॉलिड फाउंडेशन यानी कि एक नींव पक्की करना चाहता है। जैसे एक अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए कैसे अच्छी नींव चाहिए, वैसे उसका भाई जो है वो अपने पढ़ाई में अपनी नींव पक्की करके आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए वो एक एक क्लास के अंदर 2 से 3 साल रुकता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर What was the difference in the routines of the two brothers? दोनों भाइयों के रूटीन्स के अंदर क्या अंतर था। The elder brother would study very hard. Elder brother जो था वो काफ़ी हार्ड पढ़ाई करता था, मतलब बहुत मेहनत करता था। He would start studying from 4 o'clock in the morning to 10 o'clock at night. वो सुबह 4 बजे पढ़ाई शुरू करता था और रात के 10 बजे तक पढ़ता ही रहता था। The youngest brother, however, lived a carefree life. छोटा भाई जो था वो एकदम केयरफ्री यानी कि केयरलेस लाइफ जीता था। एंड वुड ऑफन गो आउट टू प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल आफ्टर स्कूल। वो अक्सर फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने जाता था स्कूल के बाद। एंड रोम अराउंड इन द ग्रीन फील्ड्स फॉरगेटिंग ऑल अबाउट हिज स्टडीज। और वो घास के मैदानों में हरी हरी फील्ड्स के अंदर घूमता था ताकि वो पढ़ाई लिखाई के बारे में सब कुछ भूल जाए, यानी कि वो एक एंजॉय करने वाला बच्चा था, जबकि भाई बड़ा जो था वो पूरा दिन पढ़ने में लगा रहता था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, डिस्क्राइब द टाइम टेबल ड्रॉन अप बाय द नरेटर। नरेटर ने जो टाइम टेबल ड्रॉ किया था उसके बारे में बताइए। हाउ वर द इंटेंट एंड रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट। वो क्या उस टाइम टेबल से करना चाहता था और रियली वो क्या किया उसने। अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल सेट अप बाय द नरेटर ही वुड वेक अप एट 6 in the morning। जो टाइम टेबल था उसके हिसाब से वो सुबह 6 बजे उठेगा, वॉश हैव ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। वो अपना फेस वॉश करेगा, अपनी डेली एक्टिविटी करेगा, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठ जाएगा। फ्रॉम 6 to 8, 6 से 8 तक वो इंग्लिश पढ़ेगा। देन ही वुड स्टडी अरिथमेटिक फॉर एन आवर फॉलोड बाय हाफ एन आवर ऑफ हिस्ट्री। 1 घंटा वो बाद में अरिथमेटिक पढ़ेगा और आधा घंटा उसके बाद हिस्ट्री। ही वुड हैव हिज फूड एंड लीव फॉर स्कूल। फिर वो अपना खाना खाएगा और स्कूल चला जाएगा। आफ्टर टर्निंग फ्रॉम स्कूल एट 3:30, 3:30 वो स्कूल से वापस लौटेगा। ही वुड रिलैक्स फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा वो रेस्ट करेगा। ही वुड स्टडी जियोग्राफी फॉर 4 to 5, फ्रॉम 4 to 5, 4 से 5 तक वो जियोग्राफी पढ़ेगा। देन ग्रामर फॉर फ्रॉम 5 to 6। ही वुड टेक अ हाफ आवर स्ट्रोल इन फ्रंट ऑफ द हॉस्टल एंड देन ईट। उसके बाद आधा घंटा हॉस्टल के सामने थोड़ा वॉक करेगा और फिर वो खाना खाएगा।
Again, he would do translation from 8 to 9 and study Hindi from 9 to 10. फिर 8 से 9 वो ट्रांसलेशन करेगा और 9 से 10 हिंदी पढ़ेगा. From 10 to 11, 10 से 11 he would study miscellaneous subjects and then finally go to sleep. और 10 से 11 बजे तक वो छोटे मोटे जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ेगा और फिर वो सोने चला जाएगा. यानी कि काफ़ी एकदम सिस्टमेटिक, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी पढ़ाकू बच्चा 99% स्कोर करेगा उसके लिए ये बनाया गया है. The routine carried all his good intentions of becoming a studious student, but in reality he could not ignore the call of the green fields. अभी जो रूटीन उसने बनाया था इसका मकसद था एक अच्छा स्टूडेंट बनना, कि वो पढ़ाई में इतना मतलब अच्छा बनना चाहता था कि जैसे वो अपने भाई, जैसे उसका भाई पूरा दिन पढ़ता रहता है तो वो भी उसी प्रकार से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता था. लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, वो ग्रीन फील्ड्स यानी कि जो मैदान थे घास के वो उसको बुला लेते थे. टेम्पटेशन ऑफ प्लेइंग फुटबॉल और वॉलीबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने की उसकी इच्छा. सो द वेरी नेक्स्ट डे ही वुड ब्रेक हिज रूटीन एंड फॉलो हिज हार्ट्स डिज़ायर. अगले दिन ही उसने अपना जो रूटीन था उसको तोड़ दिया और वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने में लग गया. मुझे कमेंट में बताइएगा आप में से कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया था और कितने लोगों ने उसको तोड़ा था. तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपने कैसा टाइम टेबल बनाया था और आपने फिर उसको तोड़ा, कितने दिन उसको फॉलो किया और फिर कैसे उसको तोड़ दिया आपने. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एल्डर ब्रदर्स लेक्चर्स ऑन द नरेटर. बड़ा भाई जो लेक्चर्स देता था उसका छोटे भाई पे क्या प्रभाव पड़ता था. एट फर्स्ट द नरेटर would pay a lot of attention to his elder brother's lectures. स्टार्टिंग में तो बड़ा भाई जो था उसके लेक्चर्स के ऊपर छोटा भाई बहुत ध्यान देता था. एंड would try to follow strict routine, और वो ट्राई करता था अपने भाई की तरह स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने के लिए. his brother's harsh words would even make him cry. उसके भाई के जो हार्श यानी कठोर शब्द थे वो उसे अक्सर रुला भी देते थे. बट ड्यू टू हिज फन लविंग नेचर, लेकिन वो फन लविंग था, he would soon fail to stick to the routines and give to different temptations. लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा एक अटकला सा था कि वो बस मज़े करने वाला लड़का था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए तो भाई की बात सुनता लेकिन उसके बाद फिर अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता था, अपने दिल की बात सुनने लगता था. But after coming first in the examination, the narrator would slowly start to undermine his elder brother's lectures and do things as he pleased. स्टोरी में हमने देखा था कि वो फर्स्ट आ गया था क्लास के अंदर, तो फर्स्ट आने के बाद तो वही उसका जो नज़रिया था अपने भाई के प्रति वो बिल्कुल ही चेंज हो गया. वो भाई की बात एक कान से सुनता था और दूसरे से निकाल देता था और जो उसका मन करता था वो वही करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, हाउ डिड द एल्डर ब्रदर सर्मन्स चेंज व्हेन ही फेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. बड़े भाई के जो सर्मन्स यानी कि वो जो उपदेश देता था वो कैसे चेंज हुए जब वो, तो बड़े भाई के फेल होने के बाद छोटा भाई जो था उसके लेक्चर्स को किस प्रकार से लेता था. इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों भी. When the elder brother failed for the first time, जब बड़ा भाई पहली बार फेल हुआ, the narrator came first. The elder brother's attitude towards the narrator underwent a bit of change. तो बड़े भाई का जो एटीट्यूड था छोटे भाई के प्रति वो थोड़ा सा बदल गया. इंस्टेड ऑफ बीइंग टू हार्श विद हिज वर्ड्स, वो बहुत ज्यादा हार्श होने की बजाय एंड मेकिंग द नरेटर क्राई, और उस लड़के को छोटे भाई को रुलाने की बजाय ही वुड गिव हिम लॉन्ग लेक्चर्स ड्रॉइंग रेफरेंसेस फ्रॉम रावण's स्टोरी. वो उसे लंबे लंबे लेक्चर देने लगा, जैसे कि रावण की कहानी भी सुनाई थी उसमें, आपने सुना होगा तो चैप्टर के अंदर मैंने बताया था आपको. जो ही वुड टेल हिम, वो उसे बताएगा टू नॉट टू बास्क टू मच इन द ग्लोरी ऑफ कमिंग फर्स्ट, कि इतना उड़ना नहीं चाहिए फर्स्ट आने के चक्कर में. ही वुड ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिज ओन स्ट्रगल्स ऑफ डूइंग ज्योमेट्री. उसे एग्जाम्पल देता था कि मैं ज्योमेट्री करता हूँ, बहुत ही मुश्किल पड़ती है मुझे करने में. और एसे राइटिंग टू कन्विंस द narrator that subject in higher classes are truly difficult and require a lot of hard work. वो बोलता था कि ज्योमेट्री पढ़ना बहुत मुश्किल है और ऐसे लिखने पड़ते हैं, 4-4 पेज के ऐसे होते हैं और उसमें भी बोला था राइट इन शॉर्ट, और ये सब
कहकर वो बताना चाहता था कि बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ाई बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इस प्रकार से वो उसके लेक्चर्स जो थे वो छोटे भाई के प्रति थोड़ा बदल गए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। What was the elder brother's reaction to failing for the second time? दूसरी बार जब बड़ा भाई फेल हुआ तो उसका रिएक्शन क्या था? The elder brother was devastated and broke down when he got to know that he had failed once again. बड़ा भाई बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, टूट गया वो जब उसने देखा कि वो दूसरी बार भी फेल हो चुका है। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब हम इसी चैप्टर के जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो को आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर स्क्रीन के ऊपर है, बाकी क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक में से खुद देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। क्वेश्चन हमारा, डू यू थिंक दैट द एल्डर ब्रदर हैड टू सप्रेस हिज डिजायर्स टू बी अ रोल मॉडल टू हिज यंगर ब्रदर? व्हाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि बड़े भाई को अपने इच्छाओं को दबाना पड़ा छोटे भाई के लिए रोल मॉडल बनने के लिए? यानी कि बड़ा भाई जो है वो खेलता कूदता नहीं था, बहुत सारी पूरा दिन पढ़ाई में लगा रहता था। तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसा करके छोटे भाई के लिए रोल मॉडल बनना चाहता था अपने अंदर की इच्छाओं को मारकर? और अगर आपको लगता है तो क्यों, हाँ या ना? आंसर देखते हैं। Yes, I think that the elder brother took it upon himself to become a role model for his younger brother. हाँ, मुझे लगता है कि बड़ा भाई जो था वो छोटे भाई के लिए रोल मॉडल बनना चाहता था। एंड इन डूइंग सो ही स्टॉप्ड, और ऐसा करने के लिए ही स्टॉप्ड एंजॉइंग हिज लाइफ, उसने अपना जीवन एंजॉय करना बंद कर दिया। एंड वॉज डीपली अनहैप्पी, और वो बहुत ही अनहैप्पी था, दुखी था। आई थिंक बिकॉज ही वुड टाइम एंड अगेन अर्ज हिज यंगर ब्रदर टू फॉलो हिज पाथ एंड स्टडी ऑल द टाइम। क्योंकि अक्सर हमने सुना है कहानी के अंदर बार बार वो अपने छोटे भाई से कहता था कि तुम मुझे फॉलो करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो। तो ये देखकर आइडिया आता है कि भाई शायद उसने अपने अंदर का डिज़ायर जो है वो मार दिया हो। आप अपना आंसर डिफरेंट भी लिख सकते हो, नथिंग टू वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द स्टोरी बोथ इन वर्ड्स एज वेल एज इन सिचुएशन। इस कहानी के अंदर जो एक ह्यूमर, एक मजाक जो किया गया है शब्दों के माध्यम से भी और सिचुएशन के अंदर भी, इन दोनों की हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो देखते हैं चलिए। द ऑथर हैज़ यूज्ड मैनी ह्यूमरस इंस्टांसेस टू शो द कॉमिकल रिलेशनशिप शेयर्ड बाय द ब्रदर्स। अब कई तरीके से कई डिफरेंट सिनेरियोज का यूज़ किया गया है लेखक के द्वारा यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए। He has compared the elder brother's educational pursuit with that of house building. अब लेखक ने अपने बड़े भाई के एजुकेशन को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ भी कंपेयर किया। उसने बोला ना कि नींव पक्की करने के लिए एक क्लास में 2-3 साल लगा रहा है। His inability to pass examination has been humorously equated with that of building a house with strong foundation. तो उसकी जो एग्जामिनेशन पास ना करने की जो नाकाबिलियत है उसको उसने ह्यूमरसली बताया कि वो अपनी नींव पक्की कर रहा है, जैसे एक बिल्डिंग में नींव को बनाया जाता है पक्का। दो द एल्डर ब्रदर वॉज कॉन्स्टेंटली स्टडिंग एंड लेक्चरिंग हिज यंगर ब्रदर ऑन द सेम, ही वॉज द वन हु फेल्ड, वेयर एज द यंगर ब्रदर हु एंजॉयड लाइफ इट्स फुलेस्ट केम फर्स्ट। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन मेक्स इट कॉमिक। अब बड़ा भाई जो कॉन्स्टेंटली पढ़ता रहता है और अपने छोटे भाई को लेक्चर भी देता रहता है, डांटता भी रहता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो खुद फेल हो जाता है। और छोटा भाई जो कि एंजॉय करता है फुल्ली, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ाई न करके भी फर्स्ट आता है क्लास में। ये सिचुएशन को और ज़्यादा फनी बना देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द स्टोरी। Irony is the expression of one's meaning by using language that normally signifies the opposite, typically for humorous or emphatic effect. Bring out the irony in the story. अब irony जो है वो मतलब हम कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन मतलब उसका एकदम अपोजिट निकलता है। इसको स्टोरी के अंदर जो ये चीज़ शामिल की गई है irony, इसको आप अपने शब्दों में यहाँ पर बताइए। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको बताने के लिए। The irony in the story is most present in the two brothers' attitude towards studying and the way they fared in their final examination. अब जो irony है वो इस कहानी के अंदर दोनों भाइयों के एटीट्यूड के अंदर है, जो कि वो स्टडी के प्रति रखते हैं दोनों भाई, और किस प्रकार से वो एग्जामिनेशन में
सामने आते हैं उभर के। द एल्डर ब्रदर हु वॉज द मोस्ट कमिटेड टूवर्ड्स हिज स्टडी गोल्स वुड फेल मैनी टाइम्स। बड़ा भाई जो कि अपने डिसिप्लिनरी एकदम डिसिप्लिन में रहकर अपने डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, इस कहानी में हमने उसको देखा है कि पूरा डिसिप्लिन है, पूरा दिन पढ़ता रहता है, वो कई बार फेल हो चुका है। Whereas the younger brother who spent his time playing and roaming around would stand first in the examination. वहीं जो छोटा भाई है जो पूरा दिन घूमता रहता है, खेलता कूदता रहता है, वो फर्स्ट आता है क्लास के अंदर। तो ये इस स्टोरी की सबसे बड़ी आयनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, whom do you like more, the narrator or his brother? Give reason. आपको कौन ज़्यादा पसंद आया, नरेटर या फिर उसका भाई? अब आंसर आप अपना वेरी करके लिख सकते हो अपनी मर्जी से, आपको जो भी पसंद हो आप उसके बारे में लिख सकते हो, बट हम आंसर जो दिया है उसको देख लेते हैं। आई लाइक द एल्डर ब्रदर मोर देन द नरेटर बिकॉज आई थिंक ही इज़ फनी। मुझे बड़ा भाई पसंद आया, मुझे लगा कि वो बहुत फनी है। He tried very hard to become the role model of his younger brother, but in reality his younger brother was much ahead of him in many ways. उसने कई बार कोशिश की अपने छोटे भाई के लिए एक रोल मॉडल बनने की, लेकिन एक्चुअल में बड़ा भाई जो है उसने कोशिश जरूर की, लेकिन छोटा भाई जो है वो उसके लिए उससे कई गुना बेहतर है हर एक बात में। He was hard working and tried his best to prove his worth as the elder brother. एल्डर ब्रदर जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है और उसने अपनी छोटे भाई के लिए एक रोल मॉडल बनने के लिए पूरी कोशिश की, हार्ड वर्क किया। दो ही फेल्ड, लेकिन फिर भी वो बेचारा फेल हो गया। ही वॉज कंसिस्टेंट विद हिज एफर्ट्स एंड दैट मेड हिम क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पर्सन। उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा, वो पहली बार फेल हुआ लेकिन उसके बाद भी उसने छोटे भाई को काफ़ी समझाया, लेक्चर दिया, तो पता लगता है कि भाई वो कोशिश तो कर रहा था, भले वो कामयाब उसमें नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बेटा मेरे पास नहीं है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन 5 रीड कर सकते हैं। मैं आपके लिए आंसर डिटेल दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। द लास्ट लाइन इंडिकेट्स दैट बोथ द सिबलिंग्स शेयर्ड अ चाइल्डिश बॉन्ड। दे लव टू टीज ईच अदर, दे कम्पीटेड अगेंस्ट ईच अदर एंड ईच ट्राइड टू आउटडू द अदर। तो लास्ट लाइन जो है उसमें बताया गया है कि दोनों सिबलिंग्स, दोनों भाई जो हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छा बॉन्ड है और वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। टीज करना मतलब चिढ़ाना, जैसे अक्सर भाई बहनों में होता है, तो वो चिढ़ाते हैं और एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं, वो एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बच्चों ओन लिखने वाला है, तो इसमें आंसर विल वेरी आंसर दिया हुआ, तो आप अपनी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया, सारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।